शुमार हमारे घराने को खाते पीते लोगों में होता था। अबू और ताया इकट्ठे कारोबार करते थे। फिर ताया को स्पॉन्सर मिला और वो इंग्लैंड चले गए। उनका एक ही बेटा था, सलीम अहमद, जो मुझसे 1 साल बड़ा था। ताया अबू इसे और ताई को मेरे वालिद साहिब के सुपुर्द कर गए। ताया का वहाँ कारोबार जल्दी जिम गया तो वो बाकायदगी से रकम भी भेजते रहे, लेकिन वहीं के होकर रह गए, पलट कर वापस न आए। यहाँ तक के 7 बरस गुजर गए। जब वो इंग्लैंड गए थे, सलीम 7 बरस का था और अब 14 बरस का हो चुका था। ताया और हमारा घर एक ही इहाते में था। सलीम मेरे वालिद साहिब को अबू कहता था और बाप का प्यार उन्हीं में ढूंढने लगा था। अपनी असल शनाख्त को वो भूलता जा रहा था। वालिद साहिब भी सलीम को अपने बेटे की तरह चाहते थे। खुदा की कुदरत के अचानक ताई बीमार होकर अल्लाह को प्यारी हो गईं। अबू ने ताया अबू को इत्तला भिजवाई तो वो फौरन इंग्लैंड से आ पहुंचे। सलीम को गिले लगाकर खूब प्यार किया। पहली बार हमने उनकी अपने बेटे से मोहब्बत देखी। वो बार बार बाजुओं में भींचते और इसे चूमते थे। चंद दिनों की मुलाकात में इतना प्यार दिया कि सलीम पिछली सारी जुदाई को भूल गया। ताया अबू मुझसे भी बहुत मोहब्बत करते थे। मेरे सामने बरमला कहते कि शाहीन मेरी होने वाली बहू है। 1 साल बाद वो दोबारा इंग्लैंड चले गए। उन्होंने सलीम को मां की कमी महसूस न होने दी। इस दौरान कुछ बुजुर्गों ने दबाव डाला कि दूसरी शादी कर लो। यूं रिश्तेदारों के कहने पर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उनका इरादा सलीम के पास ही रहने का था, लेकिन दूसरी शादी के चंद बरस बाद बीवी से 3 बच्चे हो गए तो वापस इंग्लैंड बिला लेने के लिए पर तोलने लगे। अब सलीम खूबसूरत जवान बन चुका था। ताया अबू इसे शहजादों की तरह रखते थे। वो हर वक्त बन सांवर कर साफ सुथरे और शानदार लिबास में रहता। जब भी वो मेरे सामने आता, इसे देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती। आखिर वो मेरा मंगेतर जो था। मैं सलीम के ख्वाब देखती थी, जिनकी ताबीर मुझे जल्द मिलने वाली थी। वो भी मुझे देखकर खिल उठता। मैं सलीम के सारे काम अपने हाथों से करती और मुझे इसके काम करके खुशी होती थी। हम दोनों बेचैनी से इस दिन का इंतजार कर रहे थे जब हम एक दूसरे के मुहर्रम बन जाएंगे। घर में सौतेली माँ आ चुकी थी, मगर बाप की मौजूदगी की वजह से सलीम की हैसियत मुतासिर न हुई। वो ताया अबू का बेटा था, उनका वली अहद। सारा खानदान इसे चाहता था। जब ताया अबू वापस इंग्लैंड जा रहे थे तो इस बार फिर उन्होंने अपने खानदान को मेरे वालिद साहिब के हवाले कर दिया और खुद परदेस चले गए। कुछ अरसे तक वहां से रकम आती रही, मगर फिर ये सिलसिला रुक गया और ऐसा रुका कि दोबारा कभी बहाल ना हो सका। 4 साल तक वालिद साहिब ने भाई होने का हक निभाया। हर तरह से ताया अबू के कहने पर उनके अहले खाना की परवरिश करते रहे, लेकिन रफ्ता रफ्ता ताया अबू के घराने की माली हालत बदतर होती गई। रोटी तो उनको हमारे घर से मिल जाती थी, मगर जिंदगी गुजारने के और भी कई तकाजे होते हैं। ताया अबू ने इस बार खतो किताबत से भी किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। सलीम जो कभी उजले कपड़े पहनता था, अब इसके कपड़े मैले रहने लगे। फिर वो नंगे पांव फिरता, पांव की चप्पल भी टूट चुकी थी। इसके बाल मिट्टी से अटे होते, कपड़े गंदे और बदन बदबूदार। मेरे अबू का भैंसों एक डेयरी फार्म था, जिसकी देखभाल उन्होंने सलीम के जिम्मे लगा दी। वो सारा दिन भैंसों को खोलता बांधता, कभी धूप में कभी छांव में काम करता। चारा डालता, पानी पिलाता, उनके लिए नया चारा लाता, उनकी जगह साफ करता और गोबर समेटता। इसके हाथ पांव गोबर से लथपथ रहते। जिस मील और पसीने शराबूर होता, और जब वो करीब आता, इससे एक खास किस्म की बांध आती थी जिससे कराहत सी महसूस होती थी। मेरे सारे ख्वाब हालात ने चिकनाचूर कर डाले। ख्वाबों का उजला शहजादा बो में बसा हुआ जाकर बन गया। इस तरह वो मेरे ख्यालों के महल्लात से निकल गया, बल्कि मैंने अज खुद उसको निकाल दिया और उससे नफरत आमेज सलूक करने लगी, क्योंकि अब इसका मुझे प्यार से बुलाना और मोहब्बत से देखना भी गरां गुजरता था। फिर वो वक्त भी आ गया जब अबू इस कुंबे की परवरिश से थक गए और उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि अब मेरे बस की बात नहीं रही। सलीम जवान है, अपने बाप का कुंबा खुद संभाले। सलीम ने सिर्फ 8वीं जमात तक पढ़ा था। वो बेचारा क्या मुलाजमत करता, कहाँ नौकरी मिलती। 8वीं पास को तो कोई चपरासी भी नहीं रखता। तंग आकर उसने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। वो सुबह 5 बजे उठकर अबू के बाड़े में घुस जाता, भैंसों को चारा डालता, सफाई करता, फिर खाने के लिए शहर की राह लेता। वो जेर तामीर मकानात के लिए सीमेंट मिट्टी धोने लगा और इस मजदूरी से सौतेली माँ और सौतेले बहन भाइयों को पालने लगा। शाम को फिर वो भैंसों की देखभाल करने आ जाता, क्योंकि अबू की भैंसों की देखभाल करने वाला उसके सिवा कोई न था।
अबू इस काम के एवज साल भर के लिए 6 बोरी गंदुम और रोज का 1.5 किलो दूध देते थे। सलीम सौतेले भाई बहन से बेहद मोहब्बत करता था और उनकी पढ़ाई की खातिर ही मेहनत मजदूरी कर रहा था। इसकी सौतेली माँ एक बेमुरव्वत औरत थी। किसी दिन सलीम को बुखार हो जाता और वो काम से छुट्टी कर लेता तो ये औरत इससे झगड़ने लगती कि आज तुमको खाना नहीं मिलेगा। अगर वो 2 दिन काम पर ना जा पाता तो ये औरत 2 दिन इसको खाना देती, यहाँ तक कि सर्दियों की रातों में सोने के लिए जगह भी ना देती थी। जिसके माँ बाप सर पर ना हो उनका हाल जमाना बुरा कर देता है। ऐसा ही कुछ सलीम के साथ हो रहा था। वो हमदर्दी का मुस्तहिक था मगर सभी को बारा लगता था। इसका वजूद हर किसी की नजरों में खटकता था। वो एक मजदूर बन गया था जिसकी एड़ियां फटी हुई और हाथ खुरदरे हो चुके थे, जिसको लिबास पहनने का याराना ना था। वो तो खुद अपनी नजरों में भी बेकीमत हो चुका था। मेरी तो और बात है, सच है कि जहां मोहब्बत इंसान को कदर और कीमत अता करती है वहां गरीबी इसको बेकीमत बना देती है। मेरी माँ को कभी कभी इस पर तरस आ जाता था। वो सौतेली वालिदा से चोरी छुपे इसको खाना खुला देती और सोने के लिए बैठक खोल दिया करती थी। मैं अब जवान हो चुकी थी और मेरे वालिदैन को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी थी। वो बेचारा सभी से डरता था, सबके हुक्म का गुलाम था, लेकिन कभी इसको ये ख्याल न आया कि मेरे वालिद इसको यूं ही दामन कर देंगे। वो तो दिन रात उनकी खिदमत और ताबेदारी में लगा रहता था, शायद ये सोच कर कि वो उनका होने वाला दामाद था। जब कुछ समझ न आया तो इसने मेरे वालिद से फरियाद की कि अब मेरी मंगेतर किसी और को सौंप रहे हैं। इस पर अब्बा ने कहा, किसी और को क्या मतलब? क्या साहब कोई गैर है? वो मेरा भतीजा नहीं है क्या? खबरदार, अब शाहीन का नाम भी अपने मुंह पर ना लाना, क्योंकि वो साहब की हो चुकी है। छोटे चचा के बेटे मेरे हम उम्र थे और जवान हो चुके थे। चचा अकबर के बड़े लड़के का नाम साहब था और वालिद साहिब की इस पर नजर थी। वो मेरा रिश्ता इसी को देना चाहते थे जो शहर में पढ़ रहा था और उसका मुस्तकबिल रोशन था। मैंने भी उसी को दिल में बालिया, क्योंकि जो हालात सलीम के थे उन हालात में इस गरीब को दिल में बसाने की गुंजाइश न थी। सलीम को हालात ने ना बदला था, इसकी सोचें वही थी। मेरे लिए इसके दिल में मोहब्बत भी वैसी ही थी। इसे यकीन था कि इसके वालिद आज नहीं तो कल पहले की तरह बहुत सारा रुपया लेकर इंग्लैंड से आ जाएंगे। इंसान बेचारा बड़ा खुशफहम होता है। अपनी सूरत आईने में देखने की बजाय वो ख्वाबों में देखता है। साहब शहर से पढ़ कर आ गया। वो वकालत का कोर्स पास करके आया था। अबू और चचा में सलाह हुई और फिर मेरी मंगी उसके साथ हो गई। मंगी से एक दिन पहले इस बात की खबर सलीम को हुई तो वो मुरझा कर रह गया, जैसे किसी ने इसकी जान निकाल ली हो। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोनों चचा क्यों इसकी मोहब्बत इससे छीन कर किसी और की झोली में डाल रहे हैं। इसने मुझसे पूछा। मैंने इसको मुंह ही ना लगाया तो वो एहतजाज पर उतर आया। तब मैंने इसको बुरी तरह डांट दिया कि तुम हो किस ख्याल में? मैंने अपनी शक्ल और हुलिया देखा है तुमने? क्या मैं एक अनपढ़ मजदूर से शादी करूंगी? मेरी मंगी हुई है तुमसे। बचपन से तुमने मुझसे प्यार का इकरार किया था, वादे किए थे। क्या हुए वो वादे? भाव में गए वो वादे। और प्यार के इकरार को तुम्हारी गुर्बत का सैलाब बहा कर ले गया। आई समझ। और आइंदा मुझे मंगेतर मत कहना। मैं अब तुम्हारी नहीं किसी और की मंगेतर हूं। मैंने टका सा जवाब दिया। लेकिन तभी इसका वो बेचारा सबसे डरता डरता सबके हुक्म का गुलाम था। लेकिन तभी भी इसे ये ख्याल ना आया कि मेरे वालिद इसको यूं ही दामन कर देंगे। वो तो दिन रात उनकी खिदमत और ताबेदारी में लगा रहता था, शायद ये सोच कर कि वो उनका होने वाला दामाद था। जब कुछ समझ न आया तो इसने मेरे वालिद से फरियाद की कि अब मेरी मंगेतर किसी और को सौंप रहे हैं। इस पर अबू ने कहा, किसी और को क्या मतलब? क्या साहब कोई गैर है? वो मेरा भतीजा नहीं है क्या? खबरदार, अब शाहीन का नाम भी अपने मुंह पर ना लाना, क्योंकि वो साहब की हो चुकी है। जिस रोज वो काम से वापस आया तो मेरी मंगनी की मिठाई बच चुकी थी। इसके सौतेले बहन भाइयों ने मिठाई ले जाकर उसको भी दी। मिठाई वो क्या खाता, वो तो उसके लिए जहर थी। सलीम के दिल को इस रोज बड़ी ठेस लगी जिसे वो बर्दाश्त ना कर सका और इसी दिन सब कुछ छोड़ छाड़ कर फूफी के पास चला गया। खुदा जाने इसने फूफी से क्या फरियाद की कि उन्होंने ताया अबू का खोज निकाल ही लिया। उनको फोन किया, टेलीग्राम किए तो वो इंग्लैंड से कराची में फूफी के घर आ गए और जब उन्होंने सलीम का हाल देखा तो उनको बहुत दुख हुआ।
चंद दिन बाद वो हमारे घर आ गए, मगर मेरी शादी की तारीख रखी जा चुकी थी। ताया अबू सबसे नाराज थे, मगर किसी ने उनका साथ नहीं दिया क्योंकि गलती खुद उनकी थी। वो अपने बच्चों और बीवी को फरामोश करके क्यों लंदन जा बैठे थे। खैर, वो चंद दिन रहकर वापस चले गए। इन्होंने मेरी शादी में भी शिरकत न की। वापसी पर उन्होंने बेटे के कागजात सिफारत खाने में जमा कर दिए और कुछ अरसे बाद सलीम को अपने पास बिलवा लिया। इसके बाद काफी अरसा तक सलीम और ताया की खबर ना मिली। अलबत्ता अब वो कभी कभी ताई को रकम भिजवा देते थे। मैं साहब से शादी करके शहर चली गई। मैं बहुत खुश थी। मुझे शहरी जिंदगी बहुत अच्छी लगी, लेकिन ये खुशी पायदार ना थी। साहब शादी के सिर्फ 4 साल तक ठीक रहे। अल्लाह ने हमें एक बेटा अता किया। मैं इसकी परवरिश में लगी हुई थी कि साहब के पास एक लड़की वकालत पास करके आ गई और बतौर जूनियर काम सीखने लगी। इसका नाम अंजुम था। बहुत जल्द उन दोनों में रोमांस शुरू हो गया, जिसका अंजाम शादी पर खत्म हुआ। मुझे सौकन का पत्ता इस वक्त चला जब मैं एक और बच्ची की मां बन गई। मेरे शौहर को अंजुम ने ऐसा अपनी जुल्फों का असीर किया कि वो इसी के होकर रह गए और मुझे बहाने से वापस गांव भिजवा दिया। उन्हीं दिनों अबू का इंतकाल हो गया और मैं बेआसरा हो गई। मेरा सारा अज़्म टूट गया। बच्चों की परवरिश भी एक मसला था। चचा और भाई इतनी मदद नहीं करते थे और साहब तो जैसे हमें गांव भेजकर भूल गए थे। मेरा हाल मेरी ताई जैसा हुआ और मेरे बेटे का सलीम जैसा। वो बेचारा होश संभालते ही मेहनत मजदूरी में लग गया। साहब ने मुझ बेकसूर को तलाक भिजवा दी और अपनी दूसरी बीवी और बच्चों के साथ हो गए। वक्त गुजरता रहा। मैं कसमपुरसी की जिंदगी बिसर करती रही, यहाँ तक कि 17 बरस बीत गए और पत्ता भी ना चला। एक दिन गांव में शोर मच गया कि सलीम साहब आए हैं। मैं पहले तो कुछ ना समझी, लेकिन जब किसी ने कहा कि इंग्लैंड से सलीम साहब आए हैं तो सभी उन्हें देखने घर से निकले। सलीम साहब तो वाकई साहब बनकर आए थे। कोई उनको पहचान नहीं सकता था कि ये वही मजदूर सलीम है। वो तो खूब सूटेड बूटेड और मालदार होकर आया था। जब इसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो बुझ कर रह गया और हैरत से पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? इतनी जल्दी बूढ़ी हो गई हो, क्या बीमार हो? सलीम सौतेली माँ और भाइयों के लिए बहुत कुछ लाया था। बहन ब्याही जा चुकी थी, इसके लिए भी काफी तोहफे लाया था। जब इसको पता चला कि साहब ने मुझे तलाक दे दी है और मेरा बेटा भी भैंसों के बाड़े में काम करता है तो इसको बहुत दुख हुआ। मेरे बेटे को बलवा कर गिले लगाया और 10,000 रुपए देकर कहा, जाकर अपने लिए अच्छा सा सूट और जूते ले लो। 6 माह सलीम घर पर रहा। जाते हुए इसने मेरी वालिदा को एक माकूल रकम दी और कहा, शाहीन और उसके बच्चों का खर्च वालिद साहब ने भेजा है। हालांकि ये बात मैं खूब जानती थी कि रकम वो खुद दे गया था। उसके बाद से आज तक सलीम अपनी सौतेली वालिदा को अलहिदा और मेरी उम्मी को अलहिदा रकम भिजवाता है ताकि मुझे किसी किस्म की माली तंगी महसूस ना हो। और अब मैं सोचती हूँ कि वाकई मोहब्बत करने वालों की कदर करना चाहिए। सुकून कीमती कपड़ों में नहीं, दिलों में होता है।